हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान सूत्र पर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जल्दी से अब तैयार हो जाइए क्योंकि आपके क्लास 9th का बैच शुरू हो चुका है। तो अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर दें और आप सभी जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं और सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे और आगे से समय पर आप सभी हमारी क्लास में मिलेंगे क्योंकि अब रेगुलर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपकी क्लास स्टार्ट होती है मैथ से और इसके बाद आपकी साइंस की क्लास भी स्टार्ट होगी। तो चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में हम सारी चीजें यहाँ एक एक करके जानेंगे। क्या होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कैसे बनता है, कैसा दिखता है, हर एक बात इसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स, सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का यूज हम प्रकृति में उपस्थित सभी वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारी प्रकृति में जो कुछ भी ओरिजिनली पाई जाती है उसे अगर हम गिनते हैं तो गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आप जानते हैं हमारी प्रकृति में जो भी चीजें हैं आप उनको ही गिन सकते हैं, है ना। जो है ही नहीं उनको तो गिन नहीं सकते। तो यहां ना होने के लिए कोई नंबर होने की संभावना ही नहीं बनती, यानी कि शून्य होने की यहां संभावना नहीं बनती। और प्रकृति कोई भी चीज हमें आधी अधूरी नहीं देता। वो आपको पेड़ देता है तो पेड़ या तो 1 या 2 या 3, वो आपको पौधा देता है तो 1 2 या 3। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि पौधा है तो वो आधा पेड़ है और पेड़ है तो पूरा पेड़ है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है। हम उसे काट के आधा करते हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रकृति से एज इट इज जो चीज हमें मिलती है उसको हम जब गिनते हैं तो गिनते समय हम जो भी संख्या यूज करते हैं उस संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। बात समझ में आ गई? ध्यान रखना बच्चों, प्रकृति में मैं उन्हीं वस्तुओं की बात कर रहा हूं जिन्हें गिनी जा सकती है ना, जो गिनती के योग्य है, जिन्हें गिनी जा सकती है। जैसे मैं पानी की बात नहीं कर रहा, मैं पेड़ की बात कर रहा हूं। आप इसी तरह और भी चीजें जिनको आप गिन सकते हैं, आप यहां पर उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी चीजें जैसे तारे, 1 2 3 तारों को गिनने के लिए हम किन संख्याओं का प्रयोग करते हैं? आपके सामने है ना, 1 2 3। तो ये संख्याएं कैसी होती है? ध्यान रखना, एकदम सिंपल शब्दों में अगर परिभाषा की बात करूं तो वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनने में किया जाता है, जिनका प्रयोग गिनने में किया जाता है। वे संख्याएं जिनका प्रयोग किस में किया जाता है? गिनने में किया जाता है। ये संख्याएं कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 और इस तरह इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। इस पूरी सीरीज में, इस पूरी श्रेणी में जितनी यहां संख्याएं आएंगी वे सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं। बात समझ में आ गई? जब दुनिया की शुरुआत हुई होगी तो उस समय शुरुआत इन्हीं संख्याओं से हुई होगी। जब चीजों को लोगों ने गिनना शुरू किया होगा, गणित की कुछ खोज हुई होगी, तो पहली बार शुरुआत इन्हीं संख्याओं से हुई होगी। लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, धीरे धीरे चीजें डेवलप होती गई, आगे बढ़ती गई और लोगों को समझ में आया कि ये संख्याएं पर्याप्त नहीं है सभी चीजों को गिनने के लिए। क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो उसको हम गणित में दिखाने की परिस्थिति में नहीं होंगे अगर हमारे पास संख्याएं सिर्फ ये होंगी। जैसे मैं बात करूं इन प्राकृत संख्याओं की कैलकुलेशन की, तो मान लीजिए आपके पास 2 आम हैं और आपके पास 3 आम और हो गए, तो टोटल आपके पास कितने आम हो गए? 5। ठीक है, हमने 2 संख्याओं को जोड़ा, एक संख्या आई और इन्हीं संख्याओं में हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत सिंपल है। लेकिन मान लीजिए आपके पास यदि 3 आम है और उसमें से 2 आम चले गए तो 1 बचेगा, वो भी हम जानते हैं, 1 भी हमने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए आपके पास 3 आम है और तीनों आम आपने खा लिए, तो आपके पास कितने आम बचे? आपके पास कितने आम बचे? तो आप देखेंगे आपके पास जो आम बचे उसको लिखने के लिए कोई संख्या यहां पर नहीं है। यहां पर एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिससे आप ये दिखा सकें कि आप सारे आम खा चुके हैं और आपके पास इतने आम बचे हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास इतने आम बचे हैं, आप सिर्फ यही कहेंगे आपके पास आम नहीं बचे हैं।
लेकिन मैं कहूं कि अगर आपको बिना नहीं का यूज किए बोलना हो कि आम बचे हैं ये बोलना है, तो कितने बचे हैं, तो यहां पर आप बोलोगे 0, लेकिन 0 तो यहां हमने पढ़ा नहीं है ना। तो फिर ये माना गया कि 0 को अगर इसमें मिला दिया जाए, अभी ये पूरे नहीं है क्योंकि हम जब पूरे आम खा लेते हैं तो हमें लिखने के लिए कोई संख्या नहीं मिलती, तो एक संख्या इसमें कम है उसको मिला देते हैं तो ये पूर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये पूर्ण हो जाएंगे। तो उसके बाद जो संख्याओं का एक नया समूह बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे, है ना। क्योंकि इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये प्राकृत संख्याएं, तो इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम एक नई संख्या की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? एक नई संख्या की, और जिन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं है ना। कौन सी प्राकृत? सभी प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा हूं। सभी प्राकृत संख्याएं तथा शून्य है ना, को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। सिंपल। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण कौन कौन से हैं आप सभी के सामने? ये देखिए, शून्य भी है और सभी प्राकृत संख्याएं भी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्याएं जैसे थी वैसे की वैसे ही रहेंगी। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गई? आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई। अब क्या हुआ? अब कैलकुलेशन आसान हो गई, बहुत सिंपल। यानी कि अब अगर आपके पास 3 आम है और 2 आम कोई आपको दे जाता है तो 5 हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आपके पास 4 आम है, आप 2 आम खा जाते हो तो 2 बचते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और मान लो आपके पास 3 आम है और आप तीनों के तीनों खा जाते हो, तो भी हमें लिखने के लिए एक संख्या पता है कि जब बिल्कुल कुछ ना हो, एकदम खाली हो, तो हम इसे 0 यानी कि 0 लिखते हैं, और इस तरीके से लिखते हैं ओ बनाकर, है ना, ओ टाइप का बनाकर। तो इस तरीके से आपको एक समूह मिल जाता है नया, और इस पूरे समूह में आने वाली सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यहां कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पूर्णांकों की। पूर्णांकों को समझने के लिए आपको एक बात और समझनी होगी। यहां आपने देखा आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। आप जोड़ते हैं तो संख्या है आपके पास लिखने के लिए, आप घटाते हैं तो भी संख्या लिखने के लिए, है ना। यहां पे पूरा का पूरा घटाते हैं तो भी संख्या है लिखने के लिए। तो क्या इसके अलावा कोई संख्या बची है जो इसमें नहीं आ रही है? क्या कुछ कमी है इसमें? अब कौन सी संख्या हम पढ़ने वाले हैं? फिर पूर्णांकों में हम किस तरह की संख्या को पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं। मान लीजिए आपने 3 में 2 जोड़ा, 5 आया, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण संख्या आ गई। 4 में से 2 घटाए, फिर से पूर्ण आ गई। 3 में से 3 घटाए, फिर से पूर्ण आ गई। लेकिन मान लीजिए अगर आप 3 में से 5 घटाते तो क्या होता? अब कौन सी संख्या आएगी? क्या इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? कुछ बच्चे कहेंगे 0। बच्चों, ये 0 नहीं होता। 3 में से 5 घटाएंगे, मान लीजिए आपके पास 3 आम है और कोई आकर आपसे 5 आम छीन के चला जाता है, तो अब आपके पास कितने आम बचेंगे? बड़ी अजीब बात है कि 3 आम है तो 5 आम कोई छीन के कैसे चला गया। मैं आपको बताता हूं, आपके पास अपने 3 आम है तो आप अपने पास 3 ही आम बताएंगे ना, किसी और के आम को अपना तो नहीं बताएंगे। लेकिन हो सकता है कि किसी और के आम कुछ समय के लिए आपके पास पड़े हो और कोई 5 छीन के ले गया, तो अब आपके साथ क्या होगा? अब आप आ जाएंगे माइनस में, यानी कि कर्जे में। अब आपको 2 आम किसी और को देना है। क्यों? आपके पास कितने आम थे? आपके पास थे 3 आम, लेकिन कोई आपसे 5 आम ले गया, इसका मतलब 2 आम किसी और के भी ले गया आपसे छीन के। अब आप कर्जे में आ गए, और कर्जे का मतलब क्या है कि आप चले गए माइनस में। यहां पे इसी चीज को हम माइनस से दिखाते हैं, यानी कि आप 0 से भी कम है। अगर वो 3 आम ले जाता तो आप 0 आम वाले हो जाते, लेकिन वो आपसे 5 ले गया, यानी कि 2 और एक्स्ट्रा लेके आपको 0 से भी नीचे लेकर घसीट के चला गया, है ना। 0 का मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पे आप बिल्कुल कुछ नहीं है, खत्म है। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप और अच्छे से माइनस को समझ पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, या आपके पास, एक काम करते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, आपके पास 1 लाख रुपए हैं। ये 1 लाख रुपए किसके पास है? आपके पास। आप क्या करते हैं? ये आपके 1 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा, आपके पास 1 लाख रुपए प्लस के,
जब कुछ ना लिखा हो तो इसे धनात्मक मान मानकर चलते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको एक बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस में लगना है 10 लाख, ठीक है, कितना लगना है 10 लाख, आपके पास सिर्फ 1 लाख है, तो आपने क्या किया, आपने एक कर्जा ले लिया। कर्जा क्या ले लिया, बैंक से। बैंक से जब आपने कर्जा लिया, कितने का लिया, 9 लाख, 9 लाख का मान लीजिए आपने कर्जा ले लिया, या 10 लाख का ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं। आपने 10 लाख का क्या ले लिया, कर्जा, कुछ ऐसा। तो आपके पास दिखने के लिए कितने हो गए, 11 लाख। 11 लाख है आपके पास, लेकिन एक्चुअल में तो 11 नहीं है ना आपके पास, ये 10 तो कर्जा है, आपके पास एक्चुअल में 1 लाख है सिर्फ। दिखाएंगे कैसे, देखिए 11 लाख तो कैश के फॉर्म में आपको दिख रहा है धनात्मक, लेकिन आपको लोन चुकाना है कितना, 10 लाख, तो 10 लाख आप माइनस में भी हैं, यानी कि आपकी ये कंडीशन है। ओवरऑल आपकी कंडीशन अभी भी वही है कि आप 1 लाख के आदमी हैं। 1 लाख के आदमी क्यों है, अरे भाई 10 लाख लिए, वो लोन है, वो आपके पैसे नहीं है, अभी भी आप 1 लाख के आदमी हैं। जब तक उन पैसों से आप कुछ कमाते नहीं, तब तक आप अभी धनी नहीं होंगे, 1 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे, और जब तक आप लॉस यानी कि गंवाते नहीं है, तब तक आप 1 लाख से नीचे भी नहीं आएंगे। अभी आप 1 लाख के आदमी हैं। लेकिन यहां पर मान लीजिए आपने बिजनेस किया, बिजनेस किया आपने, बिजनेस करने के बाद आपको 3 लाख का लॉस हो गया, यानी कि 3 लाख कम हो गए, तो क्या हो जाएगा, 3 लाख आप और नीचे चले गए, यानी कि -3 लाख हो जाएगा, क्योंकि आपको लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट होता तो ये प्लस होता, लॉस है तो माइनस हो गया। माइनस होने का मतलब आपके पास जो 11 कैश था, अब क्या होगा, आपके पास जो 11 कैश था, ध्यान रखिएगा, ये कैश कितना हो जाएगा, 3 लाख लॉस गया, तो आपके पैसे उस जेब में से गया ना, कहीं और से कर्जा तो लिया नहीं आपने अभी, तो आपके 11 लाख तो हो गए 8 लाख, कितने हो गए, 8 लाख हो गए, नहीं हो गए लॉस के बाद, बोलो। ये मान लो आपका लॉस है, ये आपका लोन है, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। और ये आपके पास कैश है, कैश 11 लाख, लोन 10 लाख, 1 लाख, आप 1 लाख के आदमी हैं आप यहां पर। लेकिन लॉस 3 लाख का होते ही आपके पास कैश 8 लाख हो गया, लेकिन कर्जा, कर्जा अभी भी आपका कितना है, कर्जा तो कम नहीं हुआ ना, बैंक ये तो नहीं कहेगा आपका लॉस हो गया मेरा लोन मत दो, तो 10 लाख आपको देना है, 8 लाख आपके पास है और आपको 10 देना है। आपकी कंडीशन कैसी हो गई है, आपकी कंडीशन कर्जे में चली गई है, माइनस में चली गई, यानी कि आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी से अब कर्जा भी चुका दें, 8 लाख की जो प्रॉपर्टी आपका कैश के रूप में है, उससे पूरा कर्जा भी नहीं चुका पाएंगे आप। कर्जा चुकाने के बाद भी 2 लाख रुपए और बच जाएगा, यानी कि आपकी कंडीशन क्या है, आप -2 लाख में हैं। आप कितने हैं, आप -2 लाख की कंडीशन आपकी, यानी कि आपके पास एक्चुअल में -2 लाख रुपए हैं, आप ये कह सकते हैं। इसी कंडीशन को हम माइनस कहते हैं, यानी कि आप जीरो से भी नीचे हैं इस समय, कैश दिख रहा है लेकिन वो कैश है नहीं आपका। तो आपकी वैल्यू, यहां पे मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो यानी कि वैल्यू किसी चीज की नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव का मतलब जीरो से भी कम। ये जीरो से कितना कम है, 2 लाख कम है। आप 8 लाख है, 8 लाख बैंक को दे देंगे तो 2 लाख और देने होंगे और आपके पास कुछ नहीं है, और जब 2 लाख आपके पास आएंगे तब आप जीरो पे जाएंगे, यानी कि तब आपकी वैल्यू जीरो होगी। और अगर आप मान लीजिए इसके बाद आप 5 लाख और कमा लेते हैं, फिर क्या होगा, अगर 5 लाख इसके बाद आप अचानक कमा लेते हैं तो 2 लाख कर्जा भी चला जाएगा और 3 लाख बच जाएंगे, आप फिर से 3 लाख पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी कि इसमें अगर मैं -2 लाख में 5 लाख जोड़ दूं तो ये प्लस का 3 लाख होगा। यानी कि कुल मिला के अगर आपका पॉजिटिव बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, तो आप प्लस में रहेंगे, अगर माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो गई तो आप माइनस में चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहां प्लस वाली वैल्यू छोटी है, यानी कि प्लस में आपका पैसा जो है वो कम है, और माइनस में आपको चुकाना कितना है, 10 लाख चुकाना है बैंक को, तो आपकी माइनस की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, इसलिए आप माइनस में जाएंगे, तो ये माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू यानी कि माइनस की वैल्यू अगर बड़ी है तो माइनस में आंसर होगा, प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस में आंसर होगा, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। तो माइनस का मतलब समझ में आ गया, यानी कि एक ऐसे नंबर की जरूरत पड़ी जो कि नेगेटिव हो, लेकिन यहां पे हमने नेगेटिव नंबर के बारे में तो कुछ पढ़ा नहीं, ये नंबर्स तो यहां है ही नहीं, यानी कि अब हमें नए नंबर्स की जरूरत है जो जीरो से कम की वैल्यू को भी डिनोट करते हो, जीरो से भी कम। तो ऐसी वैल्यूज कैसी दिखती हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जीरो से जो कम वैल्यू होती है वो ऐसी दिखती है, ये जीरो है, जीरो से कम करोगे, 1 कम करोगे तो -1 कहेंगे, 2 कम करोगे तो -2 कहेंगे, 3 कम करोगे तो -3, 4 कम करोगे तो -4, 5 कम करोगे तो -5, और इस तरीके से अनंत तक हम कम कर सकते हैं। जैसे पिछले केस में हमने देखा
2 लाख कम हो गया था जीरो से, यानी कि बहुत ज्यादा पीछे। ठीक है, पूर्णांकों में जीरो भी आता है, ये ध्यान रखिए, पूर्णांकों में क्या आता है, जीरो भी आता है और सभी प्राकृत संख्याएं भी आती हैं, ये संख्याएं भी आती हैं पूर्णांकों में, यानी कि पुरानी संख्याएं तो है ही है, यहां पे कुछ नई संख्याएं जुड़ गई, और वो नई संख्याएं कौन सी हैं, ध्यान रखिए, ठीक है ना, ये आपकी नई संख्याएं जुड़ गई, और इन नई संख्याओं को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। बात समझ में आ गई, ये है आपकी ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, ये जो संख्याएं आपने यहां पे रखी हुई हैं, ये पहले आप पढ़ चुके हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या थी ये, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, और ये संख्याएं कौन सी हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये जो संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ये प्राकृत संख्याओं का अगर हम ऋणात्मक कहते हैं, हम कह सकते हैं इसे, जो प्राकृत संख्याएं थी 1 2 3 प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक, अगर मैं बात करूं तो उनकी ऋणात्मक है ये, है ना, प्राकृत का क्यों, क्योंकि जीरो का ऋणात्मक कुछ नहीं होता, जीरो ही होता है, तो हम जीरो को इंक्लूड नहीं करें, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो 1 का -1 हो गया, 2 का -2, 3 का -3, तो उनकी ऋणात्मक आप कह सकते हैं। यानी कि पूर्णांकों की परिभाषा की बात करें कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं, मैं बात करूं अगर इसकी परिभाषा की, तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृत संख्याओं की ऋणात्मक, है ना। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल द होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, चलो तो बढ़ते हैं आगे, पूर्णांकों की बात हो गई, तो पूर्णांकों के बारे में थोड़ा सा और जान लें। अगर हम इसका वर्गीकरण करें पूर्णांकों का, तो पूर्णांकों में 3 तरह के पूर्णांक आपको यहां बेसिकली मिलेंगे। एक तो हो गया आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, क्या कहते हैं इसे, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। दूसरे कौन से हैं, मैं आपको बता दूं यहां पे, नेगेटिव इंटीजर्स, और इन्हें हम और क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद तीसरी जो संख्या है वो कौन सी है, नेगेटिव के बाद मैं बात करूं शून्य, है ना, ये 3 है यहां पर। पॉजिटिव कौन से हैं, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव ये है आपके 1 2 3 यानी कि प्राकृत संख्याएं, और नेगेटिव -1 -2 ये सारी संख्याएं, और शून्य आप जानते हैं ये 0 है ना। तो ये तीनों ही मिलाकर आप देखें तो इसी को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं इन्हें, पूर्णांक कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक। इसके बाद बात करें, एक कॉन्सेप्ट और यहां यूज करते हैं, ध्यान रखना, वो अलग मैं लिख देता हूं, उसमें हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। कौन से दोनों को, एक तो शून्य को और एक पॉजिटिव इंटीजर्स को, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं इन्हें, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर यानी कि जो ऋणात्मक नहीं है। तो कौन कौन सी ऋणात्मक नहीं है, जो धनात्मक है वो ऋणात्मक नहीं है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, शून्य भी ऋणात्मक है, सॉरी ऋणेतर है, ऋणेतर मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, शून्य भी ऋणात्मक नहीं है, ठीक है ना। तो हम इन्हें कौन सी संख्याएं कहेंगे, हम इन्हें कहेंगे 0 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं क्या हैं,
ये सारी संख्या आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि ये ऋणात्मक नहीं है, शून्य भी ऋणात्मक नहीं है और ये भी। इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं इन्हें? पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में पहले ही बता चुका हूं आपको, 0 1 2 3 4 ये संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तो इन सभी को अच्छे से नोट कर लीजिए आप सभी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम बात करते हैं भिन्नों की। भिन्न क्या होते हैं, इसको भी ध्यान, इस पे भी ध्यान दीजिए। भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन किसी के पार्ट को, किसी का हिस्सा दिखाते हैं, यानी कि ये कभी पूरे नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं? ये एक पूरे का हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं? पूरे का हिस्सा। तो पूरे का हिस्सा क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास मान लीजिए एक रोटी है, आपके पास एक रोटी है इस तरह की, ये रोटी है, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें से कुछ हिस्सा निकाल के दूं, यानी कि कुछ ऐसा, यूं समझ लीजिए इस तरीके से आधा कर दिया मैंने और आधा हिस्सा आपको दे दिया, तो जो हिस्सा आपको मैंने दिया है, ये वाला जो हिस्सा मैंने आपको दिया है, ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। मैंने आपको फ्रैक्शन में दिया है, पूरा नहीं दिया, इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो कितना फ्रैक्शन है ये? ये आपकी एक रोटी थी, उसको मैंने 2 से डिवाइड करके आपको दे दिया, यानी कि इसके एक के 2 पार्ट कर दिए, तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। यानी कि ये क्या है? आपका फ्रैक्शन है, यानी कि भिन्न है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 3 रोटियां हैं और फिर उसके भी मैंने 2 पार्ट कर दिए, तो क्या होगा? 3 रोटियों के जब 2 पार्ट होंगे, ये एक रोटी ये होगी, एक रोटी ये होगी और एक रोटी ये होगी। ये 3 रोटियां हैं, इसको 2 पार्ट में करूंगा तो एक तो पूरा पूरा हो जाएगा और एक में से आधा, तो कितना होगा? ये रहा, है ना, ये रहा आपका। बात समझ में आई? तो 3 में से कितना लेना है? 3 में से 2 नहीं, सॉरी, मतलब 3 रोटी है, 3 रोटी को मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूं, तो 2 पार्ट में एक रोटी तो पूरी आ जाएगी और एक आधी आएगी, यानी कि इसे कहेंगे हम 3/2, जिसे हम सॉल्व करें डेसिमल में बदल सकते हैं इसे, तो 1.5 आता है सॉल्व करने के बाद। 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2 1 और 0 लगाएंगे तो यहां पॉइंट भी लगेगा, और 2 5 ज़ा 10, ये देखिए 1.5 आया। 1.5 मतलब एक रोटी पूरी और एक रोटी आधी। क्लियर है? यहां किस तरह की कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है और किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फ्रैक्शन, ध्यान रहेगा। चलिए तो आगे बात करते हैं। फ्रैक्शंस एक नए नंबर हैं आप सभी के सामने। अब मैं बात करूं यहां पे परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो पहले बहुत बेसिक भाषा में मैं आपको बता दूं परिमेय संख्याएं क्या होती है, ध्यान रखिएगा। सभी पूर्णांक जिसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर भी कहते हैं। सभी पूर्णांक तथा सभी भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस, सभी भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस, सभी पूर्णांक तथा सभी भिन्नों को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना, परिमेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें सभी के सभी भिन्न आ गए और सभी के सभी पूर्णांक आ गए, यानी कि किस तरह की संख्याएं होती हैं? तो ये क्या है? आपका पूर्णांक है तो ये भी परिमेय है, ये आपका फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है तो ये भी परिमेय है, ये आपका फ्रैक्शन है तो ये भी परिमेय है, ये -3 ये पूर्णांक है, ये भी परिमेय है, ये -2/3 ये फ्रैक्शन है, तो ये भी आपके क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। यानी कि ये सभी सभी संख्याएं क्या है? परिमेय है। तो अगर मैं एक बेसिक डेफिनेशन ढूंढूं इसके लिए कि ठीक है पूर्णांक और सभी भिन्न क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन डायरेक्टली परिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए अगर मैं कोई इसमें कॉमन प्रॉपर्टी की बात करूं, ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुण की अगर बात करूं इनमें,
तो वो कौन सा गुण मिलेगा, कौन सा उभयनिष्ठ गुण मिलेगा जिसके आधार पे आप कह सकते हैं ये परिमेय संख्याएं हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर हम ये कह सकते हैं जब एक पूर्णांक को किसी पूर्णांक से भाग दिया जाता है, जब किसी पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो जो भी रिजल्ट आपको मिलता है वो हमेशा आपको क्या मिलता है, परिमेय मिलता है। मेरा क्या मतलब है मैं बताता हूं। मान लीजिए एक पूर्णांक है 4, इसको एक पूर्णांक 2 से भाग दिया, तो 4 को 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 2। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। कोई भी परिमेय संख्या आप देखेंगे कि वो इस तरह किसी दो संख्याओं, दो पूर्णांकों के भाग के रूप में दिखाया जा सकता है ना, यानी कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग करके आया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं और बताऊं आपको, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं 15 की, 15 को अगर मैं 3 से भाग करूं तो आपको मिलेगा 5। 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक को एक पूर्णांक से भाग देने पे हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर एक को मैं 2 से भाग दूं, जैसा कि अभी आपने देखा था रोटी वाले केस में, तो ये तो 1/2 ही रहेगा। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, दशमलव के रूप में आएगा भाग करके। ये जैसे यहाँ पे दशमलव तो नहीं आया, लेकिन ये दशमलव के रूप में आएगा। लेकिन ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक को एक पूर्णांक से भाग देने पर ही हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, और मैं देखूं यहां पर 7/2, ये क्या होगा, इसको भी जब आप भाग करेंगे 3.5 यानी कि 3.5, तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मैं और संख्याओं की बात करूं, ध्यान से देखिए, मैं बात करूं -2/5, यहां पे एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग दे रहे हैं आप, एक पूर्णांक जो जिसको आप भाग दे रहे हैं उसे माइनस में भी आप रख सकते हैं, और ये माइनस कहीं भी लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में आपको जो मान मिलेगा, 2 को 5 से भाग करके आप देखिए क्या मिलता है। 5 से भाग करना है क्योंकि नीचे 5 है, तो 5 के पहाड़ में 2 तो आना नहीं है, तो आपको 0 और पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाते ही आप यहां 0 लगा सकते हैं। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, यहां पे आपको मिला 0.4। तो आपने देखा इसका जो रिजल्ट मिला वो 0.4 मिला, 0.4 मिला। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इन सभी में खूबी क्या मिल रही है आपको, कि ऐसी कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो, तो ये हम कह सकते हैं इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है। ऐसी कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो और वहां पर P और Q पूर्णांक हो और Q 0 ना हो। Q 0 क्यों ना हो, क्योंकि देखिए जब किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो हमें कोई नतीजा नहीं मिलता, इसे हम कहते हैं अपरिभाषित। क्यों, क्योंकि आप 5 को भाग कर रहे हो 0 से, आप 0 का पहाड़ा किसी से भी पढ़ो ये कभी 5 आएगा ही नहीं, यानी कि आप ये भाग ही नहीं दे सकते, 0 से किसी संख्या को भाग नहीं दे सकते। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित, यानी कि ये परिभाषित नहीं है, इसके लिए कोई संख्या परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ऐसी संख्या आपकी परिमेय नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ये संख्या परिमेय नहीं होगी। बाकी संख्याएं परिमेय हैं। तो कंडीशन क्या मिलती है फाइनली, कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन Q 0 के बराबर ना हो। बात समझ में आई, Q क्या ना हो, 0 के बराबर ना हो। ठीक है, चलिए तो इसकी मैं डेफिनेशन यहां पे इसकी परिभाषा लिख देता हूं, यानी कि वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी संख्या आप लें, यहां पर आप देखेंगे जैसे 5 है, ये परिमेय है, हाँ ये परिमेय है क्योंकि ये पूर्णांक है। मैंने आपको बताया था पूर्णांक और भिन्न दोनों के दोनों परिमेय संख्याओं में आते हैं।
क्या इन्हें p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये परिमेय है। पहली संख्या तो यही है कि 5 बट्टे 1 इसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसे हम 10 बट्टे 2 लिख सकते हैं, आप देखेंगे। तीसरा तरीका क्या है, इसे हम 15 बट्टे 3 लिख सकते हैं। चौथा तरीका क्या है कि इसे हम 20 बट्टे 4 लिख सकते हैं। पांचवा तरीका क्या है कि इसे हम 25 बट्टे 5 लिख सकते हैं। छठा तरीका क्या है कि इसे हमें 30 बट्टे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या इसे आगे और भी लिख सकते हैं या सिर्फ इतने ही लिख सकते हैं? आप ध्यान से देखेंगे, इन सभी को काट के 5 ही आएगा। 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 10 पंजे 50। आप देख रहे हैं ये तो कहीं खत्म ही नहीं होगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं यहां से कि किसी परिमेय संख्या का जो p बट्टे q के रूप में निरूपण होता है वो अद्वितीय नहीं होता। क्या नहीं होता? अद्वितीय। यानी कि अद्वितीय किसे कहते हैं? अद्वितीय जैसा दूसरा ना हो। यहां पे दूसरे भी हो सकते हैं, देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि ये संख्या कई तरीके से लिखी जाती है, इसका कोई अद्वितीय तरीका नहीं है, एक तरीका नहीं है। मतलब अद्वितीय का मतलब आप एक से भी समझ सकते हैं, यूनिक, सबसे अलग नहीं। इसका सबसे अलग नहीं है, ये बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है ना? यहां से कंक्लूजन आप ये भी निकाल सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का p बट्टे q के रूप में, p बट्टे q के रूप में जो निरूपण है, निरूपण है वो अद्वितीय नहीं होता है। यानी कि उसका p बट्टे q के रूप में निरूपण कई तरीके से कर सकते हैं, उसके कई तरीके हैं। ठीक है, बात क्लियर? तो ये बात बिल्कुल सिंपल तरीके से ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हमारे पास और भी संख्याएं जिनको हम p बट्टे q के रूप में सिंपली लिख सकते हैं, जैसे 2.4। ये क्या परिमेय संख्या है? हाँ, क्यों? क्योंकि इसको हम 24 बट्टे 10 लिख सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं नीचे 1 के बाद उतने ही 0 लगा देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 24 बट्टे 10 को हम अगर 2 से काटते हैं तो ये 5 और ये 12 आ जाएगा। तो 12 बट्टे 5 भी इसे लिख सकते हैं। यानी कि 2.4 को हम 24 बट्टे 10 भी लिख सकते हैं और 12 बट्टे 5 भी लिख सकते हैं। तो यहां से भी ये बात क्लियर होती है, स्पष्ट होती है कि किसी परिमेय संख्या का p बट्टे q के रूप में जो निरूपण है वो अद्वितीय नहीं होता। उन्हें कई तरीके से p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न। इसमें तुल्य परिमेय संख्याएं यानी कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस क्या होते हैं? यहां तुल्य यानी कि इक्विवेलेंट, क्या मतलब है इससे? इसका मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करता हूं। जैसे 1 बट्टे 2 है, 1 बट्टे 2 मतलब हाफ, आधी रोटी। एक रोटी है, 2 लोगों में बांटेंगे तो आधी रोटी आएगी। मान लीजिए 2 रोटी है और वो 4 लोगों में बांटनी हो तो भी आधी ही आएगी, रिजल्ट बराबर आएगा। 3 रोटी है और 6 लोगों में बांटनी है तो ये भी आधी आएगी, यानी कि बराबर। ऐसे 4 रोटी है, 8 लोगों में बांटेंगे वो भी बराबर। 5 रोटी है, 10 रोटी में बांटेंगे वो भी आधी। 6 रोटी है, 12 लोगों में बांटेंगे वो भी आधी। 7 रोटी है, 14 लोगों में बांटेंगे वो भी आधी। बात समझ में आ रही है? तो इन्हें हम कहते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं या तुल्य भिन्न। ठीक है, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, किसी भी परिमेय संख्याओं का p बट्टे q के रूप में जो निरूपण है वो अद्वितीय नहीं होता, यानी कि कई तरीके से p बट्टे q के रूप में उसे लिख सकते हैं। तो 1 बट्टे 2 को 2 बट्टे 4 भी लिख सकते हैं, 3 बट्टे 6 भी लिख सकते हैं। वही तो है ये, है ना? वही है ना ये। तो इन्हें हम कहते हैं तुल्य भिन्न, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये एकदम बराबर होते हैं। इन्हें निकालते कैसे हैं? बड़ा सिंपल है इन्हें निकालना। जैसे आपके पास यहां पर मान लीजिए 1 बट्टे 2 है, आपको इसके तुल्य, इसके बराबर, इसके इक्विवेलेंट एक और भिन्न चाहिए, तो आप इसके अंश और हर को सेम यानी कि एक ही संख्या से गुणा कर दें। जैसे ऊपर मैं 2 से करूंगा तो नीचे भी 2 से। आप देखेंगे ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 4, तो ये देखिए 2 बट्टे 4 आ गया। ऐसे ही 1 बट्टे 2 को मैं 3 बट्टे 3 से गुणा कर दूं तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे आपका 6 आ जाएगा। ये देखिए ये वाली संख्या आ गई। ऐसे ही मैं 1 बट्टे 2 को 4 बट्टे 4 से गुणा कर दूं तो ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। ये देखिए ये वाली संख्या।
इस तरह आप अनंत तुल्य संख्याएं निकाल सकते हैं, यानी कि आप किसी भी परिमेय संख्या का क्या कर सकते हैं, उसके तुल्य अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं, जो कि P बटे Q के रूप में ही आपको दिखेंगी, है ना। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी परिमेय संख्याओं को आप P बटे Q के रूप में जो निरूपण है वो अद्वितीय नहीं होता, ठीक है ना। कई तरीके से उन्हें दिखाया जा सकता है। बात समझ में आ गई कि तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं या तुल्य फ्रैक्शंस क्या होते हैं। बड़े सिंपल होते हैं ये, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं 5 के तुल्य और परिमेय संख्याएं बताऊं तो अभी आपने उदाहरण के लिए देखा था, इसे हम 10/2 भी लिख सकते हैं, 15/3 भी लिख सकते हैं और 20/4 भी लिख सकते हैं। कैसे निकलेगा? ये भी बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। मान लीजिए 5 है तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। ऊपर 2 से नीचे 2 से गुणा करिए आप, ऊपर 10 आ गया, नीचे 2 आ गया। ऐसे ही 5/1 को मान लीजिए ऊपर 4 से गुणा करते हैं, नीचे भी 4 से, तो ऊपर 20 आ गया, नीचे 4 आ गया। ये रहा, आप देखेंगे यहां पर ये संख्याएं आपको आसानी से मिल जा रही है। कैसे मिल रही है? अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करके, यानी कि किसी भी परिमेय संख्या या भिन्न में अगर आप अंश को और हर को एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलता। जो आपको नई संख्या मिलती है वो उस पहली संख्या के क्या होती है? तुल्य होती है, यानी कि उसके इक्विवेलेंट होती है। बात क्लियर है यहां तक? तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। इन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। यह बात ध्यान रखिएगा। आपको दो परिमेय संख्याएं यदि दी हुई हैं तो उनके बीच में आप अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कैसे, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर हम ले लेते हैं 1 और 2, 1 और 2, और हम देखते हैं इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप दशमलव के रूप में लिखो तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं 1.1, आप देखेंगे ये 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। 1.2 ये भी 1 और 2 के बीच में है। 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, ऐसे ही 1.8, 1.9 और इसके बाद तो 2.0 आ जाएगा, ठीक है। ये संख्याएं इसके बीच में है। अब यहां ये खत्म हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? अब तो आपको यहां 2.0 लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा, इस हिसाब से तो लिखना पड़ेगा। तो सर इसका मतलब यही संख्याएं हो सकती है इनके बीच में, और तो नहीं हो सकती। कितनी संख्याएं? ये 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10 ही संख्याएं हुई। 10 नहीं, कितनी हुई? 1.1 से तो ये 9 ही हुई। ये 10वीं क्यों मिला रहे हो? ये तो 2 है और ऐसे ही ये 1 है। इनको तो आपको मिलाना ही नहीं है, ठीक है ना। इनको तो आपको मिलाना नहीं है अगर 1 और 2 के बीच की बात करो। ठीक है ना। चलो, तो मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने 1 से 2 के बीच में कुछ संख्याएं तो निकाल दी, लेकिन आपको पता है 1 और 1 पॉइंट के बीच में भी संख्याएं हैं बहुत सारी। चलिए देख लेते हैं। 1 एंड, हिंदी में लिख देता हूं मैं आपके लिए, 1 और 1.1, इनके बीच में संख्याएं निकालते हैं। चलिए, इनके बीच में संख्याएं कैसे आएंगी? 1 को क्या लिख सकते हैं आप? 1.0, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, और इस तरह करते करते आप देखेंगे 1.09, ठीक है। अब और आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखो पहली संख्या मैं कहूंगा 1.00 हो गई मान लो, तो उसके हिसाब से मैंने ये गिन लिया। अब मैं और आगे बढ़ूंगा तो आप देखेंगे क्या होगा, 1 दशमलव, जैसे ही मैं जहां मैं जोड़ रहा हूं, देखो 0.01 जोड़ रहा हूं सब में, यहां पे जैसे ही मैं देखो 1.08 में जब आपने 0.01 जोड़ा तो ये 9 हो गया, 0.1, ये ठीक है। लेकिन जब आप इसमें 0.01 जोड़ेंगे ना,
तो 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर एक आपका पहले 1.1 आ गया। देखो वापस लास्ट के 0 का कोई रोल नहीं होता, आप पहले से जानते हैं, यानी कि इसे हम कह सकते हैं 1.1। तो 1.1 आ गया, यानी कि ये सभी संख्याएं 1.1 के पहले की संख्याएं थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह आपने देखा कि 1.1 और 1.1 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे इसका मतलब सर ये 1.1 हो जाएगा या 1.10 कह लीजिए, है ना। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके बीच में इतनी ही संख्याएं हैं और नहीं है। ठीक है, हाँ ये भी बात सही है, इसके बीच में इतनी ही दिख रही है मुझे भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 1 है और ये 1.01 है, इसके बीच में भी संख्याएं हो सकती है बहुत सारी। इसको भी करके देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल छोटा सा समझते हैं कि मैं 1 और 1.01 के बीच में संख्याएं निकालूं। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1.00 और इधर क्या है 1.01। तो एक काम कर, 0 तो कितनी भी लगा सकते हैं आप, एक और 0 लगाकर आगे गिनती शुरू करिए, क्योंकि यहां 1 आप लिख नहीं सकते, यहां 1 लिखेंगे तो इसके बराबर हो जाएगी। तो एक और 0 लगाएं और वहां पर आगे बढ़े। यहां पे आप 1 ना लिख के यहां 1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये संख्या इससे बड़ी है, देखो 1 से तो बड़ी है क्योंकि 1.001 आ रहा है, लेकिन इससे छोटी है। क्यों? क्योंकि यहां 100वें स्थान पर 1 है और यहां 10वें स्थान पर 1 है। तो कौन सी बड़ी संख्या हुई? बड़ी ये हुई, है ना। अगर अच्छे से आपको समझना है कि सर ये कैसे बड़ी, आप दशमलव के बाद जो अंक है उन्हें बराबर कर लीजिए, 0 लगा सकते हैं लास्ट में। यहां 3 है, यहां 2 है, तो यहां 3 कर लीजिए 0 लगा के। अब देखिए साफ आपको पता चला वो कौन सी बड़ी है, वही बड़ी है। इससे ये संख्या छोटी है और वो संख्या क्या है, इससे बड़ी है, यानी कि ये संख्या जो है इन दोनों के बीच में है। तो मिल गई ना इसके बीच में भी संख्या, यानी कि आप कह सकते हैं इनके बीच में भी संख्याएं, इनके बीच में भी संख्याएं अभी और हैं। तो इस तरह ये सीरीज कभी खत्म नहीं होगी, इनके बीच में संख्याएं मिलती जाएंगी, दशमलव आगे बढ़ाते जाएंगे आप और अनंत तक संख्याएं मिलती जाएंगी। बात क्लियर एकदम, कोई दिक्कत इसमें? तो बिल्कुल ऐसे ही ये भी 1.00 आप देखेंगे 2 हो जाएगा, 1.003 हो जाएगा, 1.004 हो जाएगा, 1.005 हो जाएगा, 1.006, 1.007 और फाइनली देखते हैं क्या होता है यहां पर। और जब इसमें आप जोड़ेंगे 1 तो यहां 9 1 10, 10 का 0 कैरी 1 और ये देखो यही संख्या आपकी आ गई ना। बात क्लियर, कोई दिक्कत? जो कि 1.01 के बराबर है, ये इसे हम 1.01 भी कह सकते हैं। आखिरी 0 का कोई रोल नहीं होता, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो यहां से आपने ये समझा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? और यहां पर हमने सिद्ध भी इसे लगभग कर लिया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहां कुछ स्टेटमेंट्स हैं आप सभी के सामने, आपको उसका आंसर देना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। आपको बताना है प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपने देखा था पूर्ण संख्याएं कौन सी थी? पूर्ण संख्याएं थी 0 1 2 3 4 5, ये संख्याएं। ये आपकी कौन सी संख्याएं थी? पूर्ण संख्याएं थी। कौन सी संख्याएं थी? ये पूर्ण संख्याएं थी। और प्राकृत संख्याएं कौन सी थी? प्राकृत संख्याएं याद करिए कौन सी थी? 1 2 3 4 5, यही थी। तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि 0 भी, क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं। 1 प्राकृत संख्या है, 2 है, 3 है, ये सभी प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 भी आ रहा है इसमें, 0 तो नहीं है ना, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या तो नहीं होगी। यहां पर ये जो लिखा हुआ है आपके सामने प्रत्येक ये सारी कलेश की जड़ है, इसकी वजह से हम कहेंगे नहीं भाई नहीं हो सकता। फिर यहां पर बात करते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है? अब पूर्णांक यहां पर क्या होते हैं इनको भी समझ लेते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं आपको बताया था मैंने, 0 1 2 3 और यहां पर -1 -2, ये क्या थे आपके पूर्णांक थे। तो क्या ये सभी परिमेय संख्या होती है? हाँ, अभी मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं में सभी पूर्णांक आते हैं और सभी फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न आते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी पूर्णांक तो परिमेय होते हैं ना, ये ठीक है, ये गलत है आपका और ये ठीक है।
क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याओं में होते हैं। आपकी परिभाषा में ही साफ साफ लिखा हुआ है, यहां पर देखिए परिमेय संख्या के बारे में मैंने जब बताया था, यहां यह भी बताया था, वे सभी संख्याएं, इसके पहले देखिए ये रहा, सभी पूर्णांक तथा सभी भिन्न परिमेय संख्या कहलाते हैं। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, पूर्णांक भी और पूर्ण संख्याएं भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर पूर्ण संख्या लिखा है, क्या लिखा है देख लेते हैं, पूर्णांक ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नहीं, परिमेय संख्याओं में तो फ्रैक्शंस भी आते हैं, पूर्णांकों में फ्रैक्शन होते नहीं है, यानी कि भिन्न। देखो परिमेय संख्या क्या क्या है, यहां पे मैं आपको बताता हूं। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं, ये देखिए 2, 1/2, -3, ये सभी, इसमें ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक, लेकिन ये 1/2 नहीं है ना पूर्णांक, तो इसलिए आप इसको भी क्या कहेंगे, गलत। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में भी आती है, और हर एक पूर्ण संख्या आपका पूर्णांकों में आता है, और हर एक पूर्णांक आपका परिमेय में आता है, यानी कि प्राकृत तो आ ही गया ना इसमें। एक परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप लिख सकते हैं, 2 परिमेय है, 3 परिमेय है, सब तो है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं, क्योंकि परिमेय संख्याओं में भिन्न भी आते हैं। परिमेय संख्याओं में क्या आते हैं, भिन्न भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। परिमेय संख्याओं में क्या आते हैं, पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक और भिन्न दोनों आते हैं। तो भिन्न तो प्राकृत हो ही नहीं सकते, है ना। 1/2, 2/3, -2/5, ये सभी क्या हैं, ये सभी भिन्न हैं, तो प्राकृत नहीं होते। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तो इस पॉइंट को अभी आपको छोड़ना है, इस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने वास्तविक संख्याओं की बात नहीं की, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ये पॉइंट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 और 6 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला और सिंपल सा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया था, बहुत सिंपल तरीके से देखो, 5 और 6 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं, कौन सी, देखते हैं। सिंपल, 5 और 6 के बीच में चाहिए ना, तो 5.1 ले सकते हो, 5.2 ले सकते हो, 5.3 ले सकते हो, 5.4, 5.5 हो गए 5। इनको और सॉल्व करना है, p/q के रूप में दिखाना है, तो 51/10 लिख दो, इसे और सॉल्व कर लो, सॉल्व होता है तो। इसे 52/10 लिख दो, और सॉल्व कर लो, सॉल्व होता है तो। 52/10 क्या हो जाएगा आपका, 26/5 हो जाएगा। फिर 53, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। 5.3, 5.4, 5.5, इसको 53/10 लिख सकते हैं, ये नहीं कटेगा किसी, 54/10, तो 54/10 2 से ऊपर भी कट जाएगा, ये 27, और नीचे भी कट जाएगा, 2 पंजे 10। इसके बाद 55/10, यहां पर 5 से कट जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11/2 आ गया। तो आप देखेंगे सभी परिमेय संख्याएं 5 और 6 के बीच है, ठीक है, क्योंकि ये 5.1, 5.2, 5, 6 पूरा हुआ ही नहीं, 5.9 के बाद आएगा 6, ठीक है, क्लियर यहां तक। दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, मैं आपको बता दूं। दूसरा एक तरीका, आपके पास 5 है, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से अगर आप कोई भी संख्या भाग कर लें, ठीक है, तो नीचे 1 लिख सकते हैं। और 6/1 यहां लिख सकते हैं, 6 को 6/1। आपको संख्या कितनी निकालनी है, 5, तो आपको करना क्या है, आप इसे 6 से गुणा कर दे ऊपर और नीचे। आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करके आप एक तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अंश और हर को यहां पर हम एक ही संख्या से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस संख्या में, वो संख्या 5 के बराबर रहेगी।
और यहाँ 6 के साथ भी यही होगा। अगर इसके अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करें तो इस संख्या में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये भी 6 के तुल्य होगा, यानी कि 6 के बराबर ही संख्या आपको मिलेगी। ऐसा मैं पहले ही दिखा चुका हूं। तो आप क्या करिए, आपको 5 संख्याएं निकालनी है तो आप हमेशा एक बढ़ाकर गुणा करिए, यानी कि 6 से गुणा करिए। तो हम इन दोनों संख्याओं को 6 से गुणा करेंगे, 6/6 से। तो 5/1 को मैं 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी गुणा करूंगा, और 6/1 में भी यही, ऊपर भी मैं 6 से और नीचे भी 6 से गुणा करूंगा। फाइनली आपको देखो क्या मिल जाएगा, इधर 30/6 मिलेगा और इधर कितना मिलेगा, 36/6 मिलेगा। आप देखेंगे इसके बीच में हम परिमेय संख्याएं बता सकते हैं। अतः 31/6, 30 से ऊपर 36 से नीचे, 31/6, 32/6, 33/6, 34/6 और 35/6। आपको देखो पूरा स्पेस मिल गया। 5 संख्या चाहिए थी, 5 आराम से मिल गई। अगले पे जाएंगे तो 36 आ जाएगा, उसको नहीं लेना। तो ये अतः ये संख्याएं क्या है, अतः ये संख्याएं 5/1 तथा यहां पर लिख देता हूं और 35/6 है ना, लास्ट में ये लिखते ना, और 35/6 क्या है ये, 5/1, 5 तथा 6, आप सीधे 5/6 लिख दें। 5 तथा 6 के बीच के 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है? तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। पहले आप बट्टे में 1 लिखिए, फिर जितनी संख्याएं निकालनी है उससे 1 बढ़ाकर आप इसके अंश और हर को गुणा कर दें, और दोनों में यही काम करें। ठीक है, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब इसका हर बराबर हो। कभी कभी आपको हर बराबर नहीं मिलता, जब हर बराबर हो तो आप ये काम करें, आराम से हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर लिखा है 7/11 और 8/11 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहां भी बट्टे में 11, यहां भी बट्टे में 11, कोई दिक्कत नहीं। और 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो 4 निकालनी है और 7-8 के बीच में गैप है नहीं, एक 7 के बाद 8 आ रहा है, सीधा 1 का गैप है। लेकिन हमें गैप कितने का चाहिए, कम से कम 5 का, तभी 4 संख्याएं निकलेगी। यहां 1 का गैप हो ना तो एक भी संख्या नहीं निकलती, 2 का गैप हो तब एक संख्या निकलती है, 3 का गैप हो तब जाके 2 संख्या निकलती हैं। तो हमें यहां पर 4 संख्या निकाले तो हमें 5 का गैप चाहिए, तो इसे 5 से गुणा करेंगे तभी ये पॉसिबल है। इसे हम किससे गुणा करेंगे, 4 संख्याएं हैं तो 5 से, ध्यान रखिएगा। तो अभी आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 5 से गुणा करूंगा। 5 से ही क्यों, क्योंकि 4 संख्याएं, फिर से सुनिए ध्यान से, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए यहां पे। तो यहां पर क्या मिला आपको, 35/55 तथा 40/55 मिल गया। अब देखिए इसके बीच में गैप आपको मिल गया, पहले 1 का गैप था, 5 का गैप हो गया, क्योंकि आपने 5 से गुणा किया। जितने से गुणा करेंगे उतने गुना गैप बढ़ जाता है। ठीक है, और हमें हमेशा जितनी संख्या चाहिए उससे एक फालतू गैप चाहिए होता है इनके बीच में। तो अतः हम कह सकते हैं कि 35 पर क्या आएगा, 36, 36/55, 37/55, 38/55, 39/55। आप देखेंगे अगला 40 हो जाएगा, यही संख्या आ जाएगी। हमें 4 संख्या चाहिए थी, 4 मिल चुकी है, तथा 40/55 क्या है, 7/11 तथा 8/11 के बीच आने वाली परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। बात क्लियर, यहां तक कोई डाउट, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक एकदम क्लियर हो रहा है सॉल्यूशन, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहां पर।
3/7 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकालें। इस बार 3/7 और 5/7 आप देखेंगे इनके बीच में गैप कितना है, 2 का। 3 और 5 2 का गैप है। हमें परिमेय संख्या कितनी चाहिए, 4, तो हमें तो 5 का गैप चाहिए। 4 संख्या मतलब 5 का गैप चाहिए, और 2 का गैप पहले है, तो कितने गुना करें, 2 से गुणा करेंगे तो ये गैप 2 का गैप 4 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 5 का गैप चाहिए, तो 3 से कर लेते हैं ना, तो 6 हो जाएगा। 6 में हमें 5 संख्याएं मिल जाएंगी, और पूछा 4 है तो आराम से काम हो जाएगा। पूछा तो 4 ही है ना, फालतू के लिए जगह बना लो, कम नहीं बना सकते ना, कम जगह होगी तो निकलेगा ही नहीं, फालतू ले सकते हैं। तो हम किससे गुणा करेंगे, यहां पर 4 संख्याएं, हमें कम से कम 5 का गैप चाहिए, तो यहां पे हम 6 का गैप अगर बनाना चाहे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले से है। आप देखेंगे 3 है, ये 5 है, 2 का फर्क है इनमें, है ना, तो ये फर्क हमें 6 का बनाना हो तो 3 से गुणा कर देंगे, 5 का बना ही नहीं पाएंगे हम, तो 3 से गुणा करते हैं दोनों, और देखिए काम हो जाएगा। आप ये मत सोचना 4 है तो मैं 5 से ही करूंगा, मैं 3 से करके भी यहां काम पूरा कर लूंगा अपना, क्योंकि ऑलरेडी इसके बीच में 2 का गैप था, ठीक है ना। मैं 5 से तब करता जब यहां गैप 1 का होता, 3 और 5 के बीच में, लेकिन हो ही नहीं सकता, वो 3 और 4 था तो 1 का था, 5 और 6 होता तो 1 का होता, 6 7 होता तो 1 का होता, लेकिन यहाँ 3 और 5 था, तो ठीक है, सिंपल है। 3/7 और 5/7 आपको दिया है, तो यहां पर देखें 3/7 को यहां गुणा करो आप 3 से, अपने ऊपर भी, और दूसरी संख्या जो है उसको भी ऊपर और नीचे 3 से गुणा करो। आप देखो आपको क्या मिलता है फाइनली, आप देखोगे 9/21 और क्या मिल रहा है, 15/21 मिल रहा है, मिल गया। आप देखेंगे इसके बीच में आराम से आप 4 संख्याएं बता सकते हैं, इजी है। तो कैसे बताएंगे, अतः 9, तो 9 के बाद आता है 10, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, ये 4 हो गई हैं, 13/21, ये 4 संख्याएं हो गई हैं। आप चाहो तो एक और निकाल सकते हो, क्योंकि आपका गैप 6 का है, तो देखो यहाँ पे 15 है, अभी 14 है, एक और निकल सकता है, मतलब एक्स्ट्रा की जगह हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बताना चाह रहा था, आप कोई भी 4 इनमें से बता दो, तो मैं 4 लिख देता हूं, ये बहुत है। तथा 13/21 क्या है, 3/7 और 5/7 के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। हो गया, परिमेय संख्याएं हैं, बात क्लियर, एकदम इजी है। कोई दिक्कत हो तो बताइए और नोट करें। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक संख्या और है, 2/3 और 4, मतलब एक जोड़ा संख्याओं का, 2/3 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, तो हमें कम से कम 6 का गैप चाहिए, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनिए, हर बराबर चाहिए था, इसमें हर बराबर था 7 7, इसमें हर बराबर था 11 11, इसमें हर बराबर था 1 1, दोनों के हर में 5/1 6/1, लेकिन इस बार क्या गड़बड़ हो गई है कि हर बराबर नहीं है, एक के नीचे 3 है, एक के नीचे 5 है, तो ज्यादा 3 5 नहीं करना, आपको 3 5 को बराबर करना है। अब 3 5 को बराबर कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। बराबर करने के लिए इसके हमें तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। तुल्य परिमेय संख्याएं कैसे आती है मैं सिखा चुका हूं पहले, ठीक है। तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश और हर को समान संख्या से गुणा करना होता है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या निकालेंगे जो 3 के गुणा में भी आता हो, 5 के गुणा में भी आता हो। तो कौन सी संख्या जो 3 के गुणा में भी आती है और 5 की, सबसे छोटी संख्या। वैसे तो 30 भी आएगा, 30 भी दोनों गुणा में आ जाएगा, 60 भी आ जाएगा, 45 भी आ जाएगा, है ना, 5 में 45 आता, 3 में भी, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए, वो है 15। 15 3 के गुणा में भी आता है, 3 पंजे 15, और 5 के गुणा में भी आता है, 5 तिया 15। तो 15 एक ऐसी संख्या है दोनों के हर में लाई जा सकती है, तो पहले 15 आपको दोनों के हर में लाना है, ठीक है। जब हर बराबर हो जाएगा तब आपको देखना है गैप कितने का चाहिए, 2/3 और 4/5 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 15 लाने के लिए यहां नीचे 5 से, तो ऊपर भी 5 से, तो 2/3 को 5/5 से गुणा कर दो पहले, और यहां क्या करना होगा, यहां 4/5 है, तो कितना लाना है नीचे, 15, तो नीचे 3 से, ऊपर भी 3 से, और फाइनली ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 15, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां 4 तिया 12 और नीचे कितना हो गया 15,
तो एक संख्या आई आपकी 10/15, एक आई 12/15। आप देखेंगे दोनों के हर हो चुके हैं बराबर। तो बराबर करने का ये तरीका है। अब देखो संख्याएं कितनी बतानी है आपको, 5, तो आपको गैप कितने का चाहिए, 6 का। 6 का गैप चाहिए, यानी कि 6 से गुणा करना चाहिए अगर इनके बीच में गैप 1 का होता, लेकिन इनके बीच में पहले 2 का गैप। आप ध्यान से देखिए, दोनों के अंश में 10 और 12 लिखा है, यानी कि 2 का फर्क है ना। 12 10 से 2 बड़ा होता है, तो 2 का गैप है, तो किससे गुणा करूं ये गैप 6 में बदल जाए, 3 से। 2 3 6, 2 का गैप है, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये गैप कितना पहुंच जाएगा, दोनों को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें ये गैप 6 हो जाएगा, 6 का फर्क आ जाएगा दोनों के अंदर। और 6 का गैप मतलब हम आराम से 5 संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो चलो अभी हम एक बार और इसे गुणा करेंगे, और किससे करेंगे, 3 से। दोनों तरफ, दोनों के अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे, ताकि 10 और 12 के बीच में और संख्याएं हमें मिल पाए, इनके बीच में गैप थोड़ा बढ़ जाए। तो कैसे बढ़ेगा, 10/15 को गुणा करो, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से। अब हम ये क्यों इस बार गुणा किस लिए कर रहे हैं, इस गैप को बढ़ाने के लिए, ताकि इसके बीच में संख्याएं बता सके। और पहले किस लिए किया था, इसका हर बराबर करने के लिए, क्योंकि हर बराबर नहीं था। हर बराबर करने के लिए भी हमें तुल्य संख्याएं चाहिए होती है। यहां पर और देखिए आप, 12/15, इसको भी ऊपर 3 से और नीचे 3 से करना पड़ेगा, है ना। सेम से अब करेंगे, हर बराबर होने बाद सेम से ही करते दोनों तरफ। इसके बाद आप देखिए ध्यान से, इधर हो गया 10 3 30, 15 3 45, और इधर क्या आ गया, 12 3 36 और 15 3 45। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए गैप बढ़ चुका है, 6 का गैप आ चुका है, 30 है ये 6। तो अब आराम से 5 संख्याएं आप बता सकते हैं। तो अतः 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 तथा 35/45, है ना। अब 36 तो खुद है, 5 संख्याएं हो गई, आप काउंट करिए, एग्जैक्ट 5 यहां मिल रही है। क्या है, 2/3 और 4/5 के बीच आने वाली परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं, बात क्लियर? तो इस तरीके से दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। चाहे 3 निकालना हो, चाहे 4 निकालना हो, चाहे 5 निकालना हो, कितनी भी परिमेय संख्याएं आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच में निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। और हम ये पहले सिद्ध कर चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट्स इतना ही था। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी, आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा जितना हो सके, अपने दोस्तों के साथ भी, अपने मित्रों के साथ भी। और इसी तरह की क्लास में, इंटरेस्टिंग क्लास आप सभी के लिए लाता रहूंगा। बस आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। आपको इसको 1 साल का नहीं, अपना 2 साल का कोर्स मान के चलना है, क्योंकि हमारा टारगेट 10वीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना होगा। यानी कि 10वीं में आपको इतनी अच्छी नॉलेज हो कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, जिसके लिए हम बेस अभी से तैयार करके चलेंगे। यानी कि 9th क्लास को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। काम चलाओ पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी बच्चों, ये बिल्कुल मत सोचना कि अभी तो 10वीं बाकी है, बहुत दूर है। क्योंकि अगर 9वीं का बेस आपका कमजोर हुआ तो 10वीं में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आप चाह के भी नहीं पढ़ पाएंगे। आप चाहेंगे पढ़ना, चाहेंगे सब कुछ कवर करके रखें, चाहेंगे अच्छे से हम समझे चीजों को, लेकिन आपको कम समझ में आएंगी, क्योंकि 9th का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा 10th में यूज होता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।